Good morning, students. Welcome to class 12th Indian Economic Development. We are doing the chapter number 11 infrastructure. Infrastructure में जो हम पढ़ रहे थे बेटा वो था हमारा health, the main component of social infrastructure. Infrastructure को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट एनर्जी था जो हमें नहीं पढ़ना है, बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट हमारा हेल्थ है. Health is the main component of social infrastructure. Health में हम पढ़ चुके थे what is health, essentials of a good health, और इंडिया में हेल्थ सिस्टम कैसा है. हेल्थ सेंटर्स हमने पढ़ लिए थे. आज बेटा हमारा टॉपिक है पब्लिक हेल्थ केयर या पब्लिक हेल्थ. पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है. पब्लिक सेक्टर का रोल का मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर. ठीक है. द गवर्नमेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू गाइड एंड रेगुलेट ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को उसे गाइड करना है और उसे रेगुलेट करना है. द यूनियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स ब्रॉड पॉलिसीज एंड प्लान्स थ्रू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. जो यूनियन गवर्नमेंट हमारी वो किसके साथ जुड़ी हुई है. सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ, इन ऑर्डर टू मेक द प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द हेल्थ सिस्टम. हेल्थ सिस्टम में पॉलिसीज को, प्लान्स को फॉर्मुलेट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट जुड़ जाती है किसके साथ. सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ. इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन and renders financial and technical assistance to state government, union territories, other bodies for the implementation of important health programs in the country. Central government यानी और सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसके बाद फाइनेंशियली हेल्प करती है और टेक्निकली हेल्प करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है किसे. स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को या अदर बॉडीज को जो इंप्लीमेंट करते हैं किस चीज को, हेल्थ प्रोग्राम्स इन द कंट्री, या जिनकी ड्यूटी है कंट्री के अंदर हेल्थ प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने की. ठीक है. तो हमने क्या देखा, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की मेन ड्यूटी होती है कि वो सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए कंसर्न रहे, उनके लिए प्लान्स और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करे. सेंट्रल गवर्नमेंट जुड़ जाती है किसके साथ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ. दोनों जुड़ के क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन किसे प्रोवाइड अप करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को. स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज या अदर बॉडीज को या अदर अथॉरिटीज को जो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स एंड प्रोग्राम फॉर हेल्थ रिलेशन इन द कंट्री. हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमारी अथॉरिटीज जुड़ी हुई होंगी या हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्लान्स और प्रोग्राम कंट्री में इंप्लीमेंट करने होंगे वो सब उन अथॉरिटीज के थ्रू इंप्लीमेंट हो जाएंगे. ठीक है. देन प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. जब पब्लिक सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर भी है. व्हेन द पब्लिक सेक्टर हैज नॉट बीन सो सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग द सर्विसेज देन प्राइवेट सेक्टर हैज ग्रोन अप. जब पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट रह गया किस चीज में, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व आउट करने में, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में, इन कंट्रोल द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. जब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो थे हमारे वो पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल से बाहर हो गए तो प्राइवेट सेक्टर आ गया, या प्राइवेट सेक्टर हैज ग्रोन अप इन द हेल्थ सेक्टर. हेल्थ सेक्टर में कौन आया, प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर हैज बीन प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल है मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग में, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन एंड प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज. और मेडिकल सर्विसेज है प्राइवेट सेक्टर लीडिंग पे है. डोमिनेंट मतलब इट इज समथिंग मोर अबव देन द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर से ज्यादा रोल किसका है, प्राइवेट सेक्टर का, बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी इन द प्राइवेट सिस्टम. प्राइवेट सिस्टम की एफिशिएंसी को लेकर प्राइवेट सेक्टर अकाउंट्स फॉर मोर देन 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग्स इन इंडिया. इंडिया में जितने भी टोटल हेल्थ केयर पर खर्चा होता है उससे उसका अप्रोक्सीमेट अराउंड 80% खर्चा प्राइवेट सेक्टर करता है.
more than 80% of total healthcare spending. टोटल हेल्थ केयर पर जितना भी खर्चा होता है उसका 80% से ज्यादा कौन इन्वेस्ट करता है? प्राइवेट सेक्टर. दैट्स द रीजन प्राइवेट सेक्टर इज ऑन डोमिनेंट पार्ट. प्राइवेट सेक्टर इसी वजह से डोमिनेंस पर है. प्राइवेट सेक्टर की इसी वजह से पावर है हेल्थ सेंटर में, क्योंकि उसके थ्रू किया जाने वाला खर्चा, उसके द्वारा किया जाने वाला खर्चा ज्यादा है. ठीक है, तो ये था हमारा पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट अपने पार्ट पर वर्क करती है और प्राइवेट सेक्टर्स अपने पार्ट पर वर्क कर रहे हैं. दोनों का जो वर्किंग सिस्टम है, दोनों का वर्किंग सिस्टम रेगुलेटरी है और दोनों ही साइमल्टेनियस वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम खाली गवर्नमेंट सेक्टर पर भी सारी चीजें नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा और सारी की सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने में वो उतना सक्सेसफुल भी नहीं होता है. तो प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल शो होता है इन द हेल्थ सिस्टम. हेल्थ सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल है. नेक्स्ट है हमारे पास जीबीडी, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज. व्हाट इज जीबीडी? जीबीडी इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू असेस. ये एक तरह का इंडिकेटर है जो हमें कुछ प्रॉब्लम्स असेस करने में हेल्प करता है. और किस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी? वो हेल्थ से रिलेटेड. तो जीबीडी इज एन इंडिकेटर that assess the number of premature deaths due to a particular disease. किसी एक पर्टिकुलर डिजीज की वजह से प्रीमेच्योर डेथ. प्रीमेच्योर डेथ का मतलब क्या होता है? टाइम से पहले, है ना? When a person dies before the time just because of any particular disease. So GBD is an indicator that helps in assessing the number of persons who have died, या the number of persons died prematurely जस्ट बिकॉज ऑफ एन पर्टिकुलर डिजीज. एक पर्टिकुलर डिजीज की वजह से जिन लोगों की डेथ बिफोर द टाइम हो जाती है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज. और वो पर्सन उस डिसेबिलिटी से कितने टाइम सफर करा है उसने, मतलब उस प्रॉब्लम से उसने कितने टाइम सफर करा है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजीज. उस प्रॉब्लम की वजह से उसने कितने टाइम सफर किया, कितने टाइम वो सफर रहा, और कब उसकी या कितने लोगों की डेथ हो गई बिफोर द टाइम. तो जीबीडी इज एन इंडिकेटर. ये क्या है? हमारा इंडिकेटर है जो हेल्प करता है किसमें? टू असेस द नंबर ऑफ पर्संस ऑफ प्रीमेच्योर डेथ ऑफ एनी पर्टिकुलर डिजीज. किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से कितने लोगों की डेथ प्रीमेच्योरली हो गई, टाइम से पहले हो गई. और दूसरा द ड्यूरेशन ऑफ suffered by the person. The duration of disability suffered by the person. वो पर्सन उस पर्टिकुलर डिजीज की वजह से उसने कितने टाइम सफर किया है. तो दैट इज द जीबीडी. या इंडिकेटर्स जो है वो दो इंडिकेटर्स असेस करता है. जीबीडी करेगा क्या? ये कैलकुलेट करवाएगा कितने लोगों की डेथ हमारी प्रीमेच्योरली हो गई, बिफोर द टाइम उनकी डेथ हो गई, और कितने टाइम तक वो एज अ सफरर रहे, या उस पर्टिकुलर डिजीज की वजह से कितने टाइम तक उन्होंने सफर किया. The next is
मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म हमें नाम से पता चला, टूरिज्म का मतलब है ट्रैवलिंग, और मेडिकल मीन्स ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल सर्विसेज। तो मेडिकल टूरिज्म मीन्स ट्रैवलिंग आउटसाइड फ्रॉम लोकल एरियाज। आउटसाइड जाएंगे, टूरिज्म के लिए बाहर ही जाओगे, तो ट्रैवलिंग आउटसाइड फ्रॉम लोकल एरियाज फॉर मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज के लिए जब ट्रेवल करना पड़ेगा हमें आउटसाइड फ्रॉम द लोकल एरियाज, लोकल एरिया से हमें बाहर जाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज मेडिकल टूरिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज मेडिकल ट्रेवल और हेल्थ टूरिज्म। और क्या कह सकते हैं इसे? मेडिकल ट्रेवल या हेल्थ टूरिज्म। Medical tourism is attractive for the patients of developed countries due to cost advantage. Here, India medical tourism is expected to grow at the rate of 90%. इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 90% ग्रो कर चुका है, बढ़ चुका है। मेडिकल टूरिज्म अट्रैक्टेड फॉर द पेशेंट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू कॉस्ट एडवांटेज। मेडिकल टूरिज्म ज्यादा अट्रैक्टिव किसके लिए होता है? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होता है, कॉस्ट एडवांटेज के लिए, क्योंकि वहां पर कॉस्ट ज्यादा आती है इसलिए। मेडिकल टूरिज्म इज ऑल्सो अट्रैक्टिव फॉर द पेशेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू बेटर क्वालिटी। दोनों तरफ की चीजें हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी अट्रैक्टिव हो जाता है और लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी अट्रैक्टिव है। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अट्रैक्टिव इसलिए है, वो बाहर टूरिज्म इसलिए करते हैं, बाहर की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी कंट्री में जो एक्सपेंसेस होते हैं मेडिकल के वो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। कॉस्ट एडवांटेज, पैसा बचाने के लिए वो बाहर चले जाते हैं, है ना। दूसरा, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बाहर किस लिए जाती हैं? टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की क्वालिटी को इनहांस करने के लिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में वो ये मानते हैं, या डेवलप्ड कंट्रीज में हम ये भी कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वो बाहर की तरफ इसलिए जाती है जिससे उन्हें बेटर क्वालिटी मिले, बेटर ट्रीटमेंट मिल सके, और डेवलप्ड कंट्रीज के जो पीपल्स होते हैं वो बाहर की तरफ इसलिए मूव करते हैं पैसे को बचाने के लिए, ठीक है। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म, जिसे हम हेल्थ टूरिज्म और मेडिकल ट्रैवल के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट इज रूरल अर्बन रिच एंड पुअर डिवाइड। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज सिग्निफिकेंटली बायस्ड इन फेवर ऑफ अर्बन एंड रिच। अर्बन और रिच के लिए हेल्थ सिस्टम अलग अलग हो जाता है, कहीं ना कहीं इसमें बायसनेस आ जाती है, पार्शियलिटी आ जाती है। हेल्थ सिस्टम डिवाइड कर देता है हमारी इकोनॉमी को या हमारी क्लासेस को इनटू टू पार्ट्स, अर्बन एरियाज, अर्बन पीपल्स और रूरल पीपल्स। 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 70% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है? रूरल एरियाज में रह रही है। While 80% of hospitals are available in urban areas, but 80% hospitals कहाँ available है? Urban areas में, है ना। 70% of population lives in rural areas, but 80% of hospitals are in urban areas, और 80% हॉस्पिटल्स कहाँ हैं हमारे? अर्बन एरियाज में। यानी रूरल एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा है बट वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज उतनी नहीं है। 25% of the population has access to proper medical care. Only 25% of population
गेट्स प्रॉपर मेडिकल केयर। सिर्फ 25% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिसे प्रॉपर मेडिकल केयर फैसिलिटीज मिलती है या मेडिकल फैसिलिटीज जिन्हें मिल पाती हैं। द रिच आर टू स्पेंड ओनली 2% ऑफ देयर इनकम ऑन हेल्थ केयर। जो रिच पीपल से कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली रिच पीपल जो है, जो अमीर लोग हैं, वो अपनी इनकम का सिर्फ 2% ही खर्च करते हैं मेडिकल पर, यानी हेल्थ केयर पर। बट द पुअर आर टू स्पेंड अराउंड 12% ऑफ देयर इनकम्स ऑन हेल्थ केयर। पुअर को 12% के अराउंड अपनी इनकम का खर्च करना पड़ता है किस पर? हेल्थ केयर पर। When expenditure on healthcare becomes essential for the poor, it implies a situation of debt trap for them. रिच का जो खर्चा है वो कम है हेल्थ केयर पर और पुअर्स का ज्यादा है। क्यों? बिकॉज दे लैक न्यूट्रिशन, है ना। हेल्थ पर खर्चा उन्हें इसलिए ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल पाती, उनकी बॉडीज में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं विटामिन की, मिनरल्स की या प्रॉपर न्यूट्रिशन की उनकी बॉडी में कमी होने की वजह से उन्हें ज्यादा खर्चा करना पड़ता है किस पर? हेल्थ केयर पर, मेडिकल पर ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। और जब पुअर्स का खर्चा मेडिकल्स पर ज्यादा होता है, अपनी हेल्थ केयर पर ज्यादा होता है, तो दे मे बिकम लाइज इन द सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप। वो डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन में भी आ जाते हैं, मतलब उन्हें कर्जा लेना पड़ेगा ना। एक तो ऑलरेडी वो गरीब है, ऊपर से उनका खर्चा ज्यादा है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? फिर बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, बोरोइंग्स हो जाएंगी तो उधार हो गया। अब दोबारा बोरोइंग्स, जिनकी पहली बोरोइंग्स थी उन्हें पेमेंट करने के लिए वापस दोबारा बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, तो दे लाइज इन द सिचुएशन ऑफ द डेब्ट ट्रैप। एक डेब्ट को कवर करने के लिए दूसरा डेब्ट, दूसरे डेब्ट को कवर करने के लिए तीसरा डेब्ट, तो वो उस बोरोइंग्स के जाल में उलझे रह जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डेब्ट ट्रैप। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास women health. Women in India suffers not only from educational sector, but it also and suffer in health sector. Women जो अगर हम बात करें इंडिया में, women सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही सफर नहीं है, उन्हें हेल्थ सेक्टर में भी सफरिंग देखने के लिए मिलती हैं। More than 50% of married women in the age group of 15 to 49 years, 50% से ज्यादा विमेन की हम बात कर रहे हैं जिनका एज ग्रुप क्या है? 15 ईयर्स टू 49 ईयर्स और मैरिड स्टेटस है उनका, हैव एनीमिया एंड न्यूट्रिशनल एनीमिया कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू 19% मैटरनल डेथ। 50% मैरिड विमेन में से देखने के लिए मिलता है। 50% मैरिड विमेन ऐसी हैं जो 15 टू 49 ईयर्स के एज ग्रुप में लाई करती हैं, ठीक है, और उनकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी देखी जाती है। आयरन या न्यूट्रिशन लेवल उनमें पूरा प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से 19% केसेस आते हैं हमारे पास मैटरनल डेथ के, है ना। मैटरनल डेथ का मतलब होता है डेथ ऑफ विमेन या डेथ ऑफ अ लेडी व्हाइल गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, है ना। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जब मैटरनल डेथ हो जाती है, मदर की जब डेथ हो जाती है, दैट इज नोन एज मैटरनल डेथ। तो वो किस वजह से हो जाती है? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रिशन लेवल। उनके अंदर न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम होता है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है जो बॉडी के लिए मेन होती है, तो जिसकी वजह से दे आर द सफरर्स ऑफ मैटरनल डेथ। ठीक है। Abortions are also a cause of maternal mortality in India. One of the cause was abortion. Abortion भी एक cause है जिसकी वजह से उनकी health affect होती है। The deterioration of the child sex ratio in the country has declined because of growing incidence of female foeticide. Female foeticide के केसेस की वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। फीमेल फोर्टिसाइड मीन्स फीमेल फोर्टिसाइड में क्या करते हैं? चेक कर लेते हैं द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, आइदर इट इज अ मेल चाइल्ड और इट इज अ गर्ल चाइल्ड, दैट इज फीमेल फोर्टिसाइड। मीन्स डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द वॉम्ब ऑफ द मदर, पहले ही डेथ उनकी, पहले उन्हें मार देना, ठीक है। तो वो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन से, सेक्स पहले डिटरमाइन कर लेते हैं उनका कि वेदर द चाइल्ड इज अ मेल चाइल्ड और इट इज अ गर्ल चाइल्ड। तो उसकी वजह से भी क्या होता है? हेल्थ अफेक्ट होती है। तो वी कैन ओवरऑल से दैट वुमेन आर सफर्स इन हेल्थ फैसिलिटीज ऑल्सो। हेल्थ जो है वुमेन की जो यहाँ पर इंडिया में है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है।
ठीक है, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ISM is Indian System of Medicine. ISM are the system of medicine which are considered to be Indian in origin or which have come to India from outside and got assimilated in Indian culture. जो हमारे इंडिया में कहीं बाहर से आए हैं बट अब हमारे इंडिया में पूरी तरह से वो बस चुके हैं। तो ISM जो है हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो बाहर से ओरिजिन बाहर से आए हुए हैं और अब इंडिया में इंडियन कल्चर में पूरी तरह से वो डेवलप हो चुके हैं। इट इंक्लूड 6 सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है आयुष के नाम से इसकी, ठीक है। लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन भी था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष। A stands for Ayurved, Y stands for Yoga, U stands for Unani, S stands for Siddh, N और आएगा इसमें न्यूरोपैथी और H स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। तो जो ISM सिस्टम है मेडिसिन का, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसके अंदर ये 6 कंपोनेंट्स हैं हमारे, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, न्यूरोपैथी और होम्योपैथी, कॉन्सिक्वेंटली कॉल्ड एज आयुष। एट प्रेजेंट देयर आर 3167 ISM हॉस्पिटल्स। आज प्रेजेंटली हमारे पास 3167 हॉस्पिटल्स हैं, 26,000 डिस्पेंसरीज एंड एज मेनी एज लैक्स रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, 3167 हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, ISM हॉस्पिटल्स हैं, 26,000 डिस्पेंसरीज हमारे पास अवेलेबल हैं और जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो इन फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी काउंटिंग हमारे पास लैक्स में है। ठीक है, तो दैट्स द साइन ऑफ ग्रोइंग ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। ये एक साइन है जो हमें बताता है कि हमारे इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हेल्थ एज एन emerging challenge। Health as an emerging challenge means challenges or deficiency in health infrastructure। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या कमियां हैं। फर्स्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of healthcare facilities। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थकेयर फैसिलिटीज। हेल्थकेयर फैसिलिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, अनइक्वल है। अभी पढ़ा था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, रूरल एरियाज में पॉपुलेशन 70% है बट 80% ऑफ द हेल्थकेयर फैसिलिटीज, 80% ऑफ द हॉस्पिटल्स आर अवेलेबल टू अर्बन एरियाज। तो देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड द हेल्थकेयर फैसिलिटीज। जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वहां ज्यादा हेल्थकेयर फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, बट हम ये नहीं कह सकते रूरल एरियाज में पॉपुलेशन है, अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन नहीं है। अर्बन एरियाज में भी पॉपुलेशन है बट रूरल एरियाज के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर स्टिल फार अवे। अभी भी उनसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज कहीं ना कहीं दूर हैं।
Spread of communicable diseases. Communicable diseases are also a threat to the society. कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एक थ्रेट है, एक सोसाइटी के लिए चैलेंज है और खतरनाक है, सच एज HIV एड्स। बहुत सारी डिजीज हमारे पास ऐसी होती हैं जो विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, तो जिसकी वजह से भी हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। Poor maintenance. Poor maintenance generally public sector या public healthcare sectors are in the situation of poor maintenance। और poor maintenance जो होती है, जो maintenance system है, वो हमें गंदा या गलत हमें दिखता है ज्यादातर public sector healthcare system या public hospitals में। That's why the people are afraid for going towards the public sector system. They are attracted for the private hospitals। हम private hospitals की तरफ ज्यादा क्यों जाते हैं? Because of the efficiency of the healthcare facilities। पब्लिक सेक्टर पे ट्रस्ट नहीं हो पाता क्योंकि वहां का मेंटेनेंस पुअर होता है, वहां साफ सफाई ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती, हमें गंदा सा दिखता है बहुत सारी चीजें, तो हम डर जाते हैं उस चीज को लेके कि जब मेंटेनेंस ही ऐसा है तो पता नहीं हमारा ऑपरेट भी कैसा होगा, है ना, हमारा ट्रीटमेंट भी कैसा होगा। तो नो एफर्ट्स या वेरी लो मच एफर्ट्स आर नॉट मेड इन द improving system of maintaining in public sector hospitals और public health centers। हम ये देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो है या पब्लिक हॉस्पिटल्स जो है वहां पर मेंटेनेंस बहुत पुअर है और वहां के उन मेंटेनेंस को इंप्रूव करने के लिए किसी तरह के कोई एफर्ट्स भी नहीं किए जाते हैं। The next is privatization of healthcare। Healthcare facilities provided by the private healthcare centers are very much expensive, which is far away from the reach of major part of Indian population। अगर हम हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करें तो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स आर ऑन इंक्रीजिंग। प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स जो हमारे वो इंक्रीज है, बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर एफिशिएंसी भी ज्यादा है, ऑपरेटिव लेवल भी अच्छा है, सारी चीजें मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, बट दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर्स। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द डिसीजेज आर फार अवे फ्रॉम द इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन में देखते हैं कि जो मीडियोकर सेक्शन है, हमारा मिडिल सेक्शन है, उनके लेवल से वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाते हैं। The next is poor management। A substantial mismatch between the personnel for healthcare and the number of healthcare centers। Health personnel and are inadequate to meet the growing need of medical assistance, especially in rural areas। Poor management level जो है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, रूरल एरियाज में उतनी फैसिलिटीज एक तो मिलती नहीं है हेल्थ सेंटर्स की, और अगर जो फैसिलिटीज मिल भी रही है, क्योंकि 80% हेल्थ केयर सेंटर्स तो हमारे अर्बन एरियाज में है, तो मतलब रिमेनिंग 20% तो रूरल में होंगे ना, तो रिमेनिंग 20% फैसिलिटीज जो रूरल को मिल भी रही है वो वहां पर हमें मिसमैच देखने के लिए मिलता है। मिसमैच बिटवीन द ट्रीटमेंट एंड द ट्रीटमेंट शुड बी ऑफर्ड। जिस तरह की डिसेबिलिटी है और जिस तरह का ट्रीटमेंट है, दोनों कहीं ना कहीं मैचअप वो नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ द लैक इन मैनेजमेंट पावर। मैनेजमेंट उतना अच्छा वहां का नहीं है। Improper sanitation facilities। Sanitation facilities are not proper in India। इंडिया में sanitation facilities पूरी तरह से proper नहीं है। We are not able to maintain the standard of keeping our surroundings clean and making people aware about the benefits of clean surroundings। Sanitation का मतलब यहाँ पर सिर्फ cleanliness से है। Most of the diseases, many of the causes are there which are affected to our health just because of the untidiness of our surrounding। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमें हो जाती हैं वो हमारी सराउंडिंग से गंदा रहने की वजह से होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया में देखते हैं कि प्रॉपर क्लीनलीनेस के लिए उतनी अवेयरनेस नहीं है अमंग द मासेस जितनी अवेयरनेस होनी
चाहिए, है ना। ये हमारी सराउंडिंग जितनी क्लीन होनी चाहिए उतनी हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन नहीं रखते हैं। इंस्टेड वी आर मेकिंग द एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग और इन मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस इन अवर होम। अपने घर को तो साफ सुथरा रखना चाहते हैं, बट बाहर का जो एरिया, जो आउटसाइडर्स हैं, जो आउटसाइड जहां पर हम आते जाते हैं, वो एरिया क्या कर देते हैं हम, कहीं ना कहीं गंदा कर देते हैं। हम खुद भी करते हैं और ना ही दूसरों को इस बात को अवेयर करा पा रहे हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लीनलीनेस। साफ सफाई के क्या महत्व है, ये कितना वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ भी एक हेल्थ इश्यू बन जाता है कि बहुत सारे डिसीजेज ऐसी हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो उस सैनिटेशन प्रॉब्लम की वजह से ही अराइज होती हैं। ठीक है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेबल डिसीज हो सकती है, कोई इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें किस वजह से होंगी, जस्ट नॉट टू डूइंग द क्लीनलीनेस इन अवर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग को साफ सुथरा ना रखने की वजह से। देन नेक्स्ट है हमारे पास मेजर्स। जहां प्रॉब्लम है तो वो मेजर सॉल्यूशंस भी हमें मिलेंगे। फर्स्ट इज decentralization of public health services। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का मतलब क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। गवर्नमेंट जो हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है उसके लिए हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन करना, मतलब गवर्नमेंट को अपनी पावर ट्रांसफर कर देना, डिसेंट्रलाइज कर देना। क्रिएटिंग अवेयरनेस, पीपल्स आर नॉट सो मच अवेयर अबाउट द टाइडीनेस, है ना, अबाउट द क्लीनलीनेस। तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करोगे तो उससे बेनिफिट्स मिलेंगे, हेल्थ कहीं ना कहीं तो इंप्रूव होगी। जब सराउंडिंग आसपास की अच्छी होगी, पॉल्यूशन कम होगा, तो एक फ्रेश एयर ब्रीदिंग हमें अच्छी मिलेगी, है ना, तो जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शियस डिसीजेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जनरली हमें स्मॉल टाउन में देखने के लिए मिलेंगे, रूरल एरियाज में मिलते हैं, जो हमने पढ़े भी थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके बाद हमने कहा कि रूरल एरियाज में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, और कम होने के साथ साथ वहां का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनएडिक्वेट भी है, वो मैच भी नहीं करता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। हमें उन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को भी इंप्रूव करना है, उनके सिस्टम को, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को या उनकी मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव कराना है। रिडक्शन इन रूरल अर्बन डिवाइड, जो हमारी इकोनॉमी में डिवाइडेशन हो गया है बिटवीन द रूरल एरियाज एंड द अर्बन एरियाज, दो पार्ट में डिवाइड अप हो गई, अगर वो रिडक्शन ही कम होता चल जाए तो सबके लिए मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, सबके लिए मेडिकल फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हो पाएंगी। इजिली एक्सेस टू हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज, ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिनसे हर किसी को मेडिकल फैसिलिटीज या हेल्थ फैसिलिटीज इजिली अवेलेबल हो जाए। दे आर नॉट गोइंग टू बी द सफरर, उनकी सफरिंग्स कम हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुअर को या अर्बन रूरल एरिया वाले लोगों को मेडिकल के लिए ज्यादा सफर करना पड़ रहा हो। तो जो सफरर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना।
देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स अगर इंक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, अगर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लगे और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रॉपर सर्विसेज भी वहां मिलने लगे, तो भी हमारे हेल्थ जो एक प्रॉब्लम है या जो चैलेंजेस हेल्थ सेक्टर फेस कर रहा है, तो उसमें रिडक्शन के लिए उसमें भी हेल्पफुल हमें होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास हेल्थ सेंटर्स भी तो कम है, रूरल एरियाज में तो हेल्थ सेंटर्स भी नहीं है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करी जाए, कहीं भी करी जाए, चाहे रूरल में करी जाए चाहे अर्बन में करी जाए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर ध्यान में रखते हुए करी जाए, तो हेल्थ सेंटर जब इंक्रीज होंगे तो सबके लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ने की वजह से सबको जब प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाएगा तो हेल्थ अपने आप बेटर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये दैट्स द कॉन्सेप्ट, इतना ही है हमारा चैप्टर। ठीक है।